लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रेपेजियम के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और तुम्हारी किताब में जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल थे इस एक्सरसाइज 5.4 के शुरू होने से पहले उन सॉल्व्ड एग्जाम्पल को देखा। तो अभी हम लोग 5.4 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम टोटल 2 सवालों को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1 5.4 का, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज 5.4 का। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको एक अलग वीडियो में लेंगे, क्योंकि वो कोई टू फाइंड वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, वो आपके प्रूव दैट वाला सवाल है। तो अलग क्वेश्चन में अलग वीडियो में उसको मैं लूँगी। अभी मूव करते हैं हम लोग 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में। पहले सवाल को ज़रा पढ़ लें। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल है जिसका नाम है IJKL। उसने ये नहीं बताया कि ये क्वाड्रिलैटरल क्या है। स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, काइट है, ट्रेपेजियम है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया फ़िलहाल। तो चलो ठीक है, मैंने नॉर्मल रैंडम तरीके से एक क्वाड्रिलैटरल है वो मैंने बना दिया। इसका मैं नाम भी दे देती हूँ। ये हो गया I, ये हो गया J, ये हो गया K और ये हो गया L। अब इस क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा है? बोल रहा है कि IJ जो है इस क्वेश्चन में वो पैरेलल होगा KL के। तो यानी कि ये ऊपर वाले IJ को इस नीचे वाले KL के क्या कहा जा रहा है? पैरेलल कहा जा रहा है। अब इसमें ये जो एंगल I है ये आपको दिया है 108 डिग्री, और ये वाला जो एंगल K है, अच्छा एंगल K दिया है आपको कितना डिग्री? 53 डिग्री। अब देखो एक एक करके जो पॉसिबिलिटीज़ है क्वाड्रिलैटरल की वो हम रूल आउट करते चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। जैसे कि पॉसिबिलिटी नंबर 1, क्या ये एक स्क्वायर या फिर क्या ये एक रेक्टेंगल हो सकता है क्या? सबसे पहली पॉसिबिलिटी। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल होने के लिए जो फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। हर एक एंगल, टोटल 4 एंगल्स होते हैं, चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए। क्या फ़िलहाल आपको जो डब्बा बनाकर दिया गया है उसमें आपका हर एक एंगल 90 डिग्री है? ये देखो, हर एक एंगल छोड़ो, इसमें तो 2 एंगल 90 डिग्री के नहीं है। तो ये तो स्क्वायर भी नहीं हो सकता, ये रेक्टेंगल भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब बचता है पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। तो पैरेललोग्राम एंड रोम्बस की ये प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला अपोजिट एंगल 108 डिग्री का है और ये वाला अपोजिट एंगल 53 डिग्री का है, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो यार ये तो हम लोगों का स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम भी नहीं हो सकता। तो एक्चुअली में फिर बचा क्या? ये एक ट्रेपेजियम है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक पेयर इसका क्या दिया है? पैरेलल। ट्रेपेजियम एक ऐसा 4 साइडेड क्वाड्रिलैटरल है जिसमें एक पेयर आप लोगों का क्या होता है? आपका पैरेलल होता है। बाकी पेयर्स आपके पैरेलल नहीं होते। तो इससे समझ लेना कि अच्छा ठीक है यार, तू एक ट्रेपेजियम है। तो अब आगे बढ़ो। बोला जा रहा है कि इन क्वाड्रिलैटरल I, ठीक है, JKL, ये क्वाड्रिलैटरल है आपके पास। इस क्वाड्रिलैटरल में जो आप लोगों की साइड IJ है ये पैरेलल है किसके? साइड KL के। डन, ठीक है। इसमें जो एंगल I है वो आपको कितना डिग्री का दिया है? 108 डिग्री का दिया है। जो एंगल K है ये आपको कितने डिग्री का दिया है? 53 डिग्री का दिया है। और इस क्वेश्चन में जो तुम लोगों से वो टू फाइंड मांग रहा है कि उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल के, उस पर्टिकुलर ट्रेपेजियम के जो अदर 2 एंगल बाकी रह गए हैं, आप उनकी वैल्यू को ढूंढें, ठीक है। तो अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखो इतना तो क्लियर है कि इसमें ना तो कोई स्क्वायर, ना तो कोई रेक्टेंगल, ना तो कोई पैरेललोग्राम, ना तो कोई रोम्बस, इन चारों की कोई भी एंगल वाली प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इन चारों में से ये कोई भी फिगर नहीं है। फिर क्या करें? फिर एक नॉर्मल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें। नॉर्मल जो आपने लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ी थी।
क्या पढ़ा था हमने लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में? लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था अगर आपके पास एक लाइन नंबर 1 है, लेट्स से L1 है, और आपके पास एक लाइन नंबर 2 है, लेट्स से ये L2 है, ठीक है, और आपने अगर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर ली, ठीक है, तो वहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे कि ये हो गया एक इंटीरियर एंगल, ये हो गया इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल 1, इंटीरियर एंगल 2, तो पैरेलल लाइंस ने अगर जो इंटीरियर एंगल बनाए हैं उन इंटीरियर एंगल्स का ये एडिशन कितना रहता है आपका 180 डिग्री रहता है। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको एक सेट आपका क्या दिया है, पैरेलल दिया है। तो आपके क्वेश्चन में आपको ये दिया जा रहा है कि आप लोगों का जो सेग, अच्छा सेग नहीं साइड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी साइड IJ है ये पैरेलल है किसके, साइड KL के। ये आपके क्वेश्चन में आपको दिया है, ठीक है। कैसा दिया है मैं एक बार रीड्रॉ कर देती हूँ लगे तो डायग्राम। ये रहा आप लोगों का I पॉइंट, ये रहा आप लोगों का J पॉइंट, ये रहा आपका K पॉइंट, ये रहा आपका L पॉइंट। ये आपको पैरेलल दिया है और आपने इसको ट्रांसवर्सल लिया। मैडम इसको क्यों, वो बाजू वाले को क्यों नहीं? ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, पहले मैंने लेकिन इसको लिया है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हमने ट्रांसवर्सल किसको लिया है, हमने जो IL है, ठीक है, उस IL को हमने क्या किया है, ट्रांसवर्सल लिया है। तो अगर ये दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल है तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तुम्हें नहीं लगता कि इंटीरियर एंगल होंगे? और अगर ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 180। तो देयरफॉर आप यहाँ लिख सकते हो एंगल I प्लस आपका एंगल L, ठीक है। एक मिनट, हेलो, हाँ आदित्य बोलो। आदित्य 10:30 बजे, ठीक है, 10:30 हाँ 10:30 पौने 11 तक। एंगल I प्लस आपका क्या हो जाएगा, एंगल L इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा इसका रीज़न लिख लेना क्या रीज़न है इसका, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या है, इनमें से एक एंगल पता है, कितना पता है, 108। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर 108 डिग्री प्लस एंगल L जो कि आपको ढूंढना है इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर यहाँ से एंगल L की वैल्यू आएगी 180 में से 108 को आप माइनस कर दो तो आ जाएगी 72 डिग्री। ये लो, ये आ गया आपका एंगल L। आपको जो एक एंगल ढूंढना था वो तो आपने ढूंढ लिया क्योंकि आपने उस क्वाड्रिलैटरल के लेफ्ट वाले पार्ट को ट्रांसवर्सल लिया, इसीलिए आपको आपका एंगल L मिला। अगर आप पैरेलल लाइन यही दोनों को रखते लेकिन आपका ट्रांसवर्सल अगर ये राइट वाला पार्ट होता तो फिर आप इंटीरियर एंगल इन दोनों के बीच में लगाते। तो बस कर लेते हैं फिर अभी यही काम, वही IJ वही L के आपस में रहेंगी पैरेलल, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमें सिर्फ एक ही साइड दी हुई है पैरेलल, सिर्फ एक साइड। तो साइड IJ, ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगा साइड KL के, लेकिन इस बार हम लोग जो ट्रांसवर्सल ले रहे हैं वो राइट साइड वाले को ले रहे हैं, ठीक है। जैसे आप अगर इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है, अगर आप इसको ज्वाइन कर देंगे इस J और K को, तो इस बार इसको हम लोग अपनी ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, ठीक है। तो सेक JK इज ए ट्रांसवर्सल, JK को हम लोगों ने क्या ले लिया है, आपका ट्रांसवर्सल ले लिया है, डन। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो अगेन आपका ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल दोनों का एडिशन कितना डिग्री का होगा, 180। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल इंटीरियर है। तो एंगल J प्लस आपका एंगल K इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। और इसका रीज़न हम लोग क्या लिख के दे देंगे, इसका रीज़न हो जाएगा हमारे पास इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल्स। अब आपको प्रायोरली पहले से क्वेश्चन में एंगल K की वैल्यू 53 डिग्री दी है। सो एंगल J प्लस आपका 53 डिग्री इक्वल टू 180। बेसिक मैथ्स है, प्लस 53 को वहाँ ले जाओ, वो -53 हो जाना है, ठीक है।
बेसिक मैथ्स, एकदम बेसिक मैथ्स। तो यहाँ से आपके पास एंगल जे, इसकी वैल्यू आ गई 127 डिग्री, और उसके आजू बाजू क्या बना लीजिए आप, बॉक्स, और लास्ट लाइन लिख दो। हमें एंगल जे और एंगल एल की वैल्यू फाइंड करने को बोली थी। सो देयरफॉर द मेजर ऑफ, ठीक है, एंगल जे एंड एंगल एल आर कितना है आप लोगों का, पहला वाला कितना आया था 127 डिग्री एंगल जे, और एंगल एल आ गया आपका 72 डिग्री। अब देखो कई लोगों का एटीट्यूड ये रहता है कि हम लोग तो क्योंकि 5.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड 5.4 एक्सरसाइज कम्प्लीटली ट्रेपेजियम पे बेस्ड है, तो डेफिनेटली ये वाला सवाल तो मैडम ट्रेपेजियम का ही होगा, ये सोचते हो। लेकिन जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको कोई ऐसा तो लिख कर नहीं आएगा ना कि ये सवाल 5.4 से आया, 11.2 से आया है, वो तो एक सवाल रहेगा। तो एक नॉर्मल सवाल को ये देख के डिसाइड करना कि वो पैरेललोग्राम है कि वो रोम्बस है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए किस तरीके से हमने इसको डिसाइड किया कि भाई तुम कौन हो, उसके पीछे की जो बातचीत है वो तुम्हारे साथ देखो डिस्कस कर ली गई है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 बहुत ही प्यारा है। अगेन इसमें आपको ये डिसाइड करना है कि ये फिगर क्या है। एक रोम्बस है, एक पैरेललोग्राम है, एक रेक्टेंगल है। इस क्वाड्रिलैटरल ABCD का आपको एक एंगल 72 डिग्री दिया है, एक एंगल। तो इसका मतलब नो डाउट ये रेक्टेंगल या एक स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में आपका हर एक एंगल कितने डिग्री का होने को होना, 90। एक भी अगर 90 नहीं है तो आप भूल जाओ करके कि वो स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा। इसमें बोल रहा है कि इस क्वाड्रिलैटरल को आप सच दैट बनाइए, इस तरीके से बनाइए कि आपका जो BC वाला साइड है, ठीक है, और जो AD वाला साइड है वो आपस में पैरेलल होने चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को डायग्राम ट्रेपेजियम का बनाते बनाते हमारी हैबिट ही ऐसी पड़ जाती है, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में, जैसे नाम लिख दिया ABCD, जल्दबाजी में हमने नाम ऐसा लिख दिया, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि BC और AD पैरेलल होंगे। अब तुम्हें कहीं से भी देख के लग रहा है कि ये BC और AD पैरेलल होंगे, ये आगे जाके कभी ना कभी देखो इंटरसेक्ट होंगे ही होंगे। तो डायग्राम बनाते वक्त ऐसा डायग्राम बनाना जो रियलिटी में थोड़ा तो मतलब ऐसा लगे कि नहीं यार सही में ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं या सही में ये लाइंस आपस में इक्वल हैं। तो अभी जब हम ट्रेपेजियम बनाते हैं ना, तो ट्रेपेजियम में आपको जो बोल रहा है कि जो दो साइड्स पैरेलल हैं वो पैरेलल साइड्स को हमेशा रखा करो ये वाली, ठीक है, कि ये दोनों हमारी पैरेलल है और उनके अकॉर्डिंग नाम दे दिया करो। तो कौन दोनों को पैरेलल बोल रहा है, किन दोनों को, BC को और AD को। तो एक तरफ नाम दे दिया BC और दूसरे तरफ हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, AD। तो ये रहा A, ये रहा D। अब इसमें एक और गलती होती है कि जैसे BC तो मार्क कर दिया, अब AD का जो A है वो यहाँ मार्क करते हैं और D यहाँ मार्क करते हैं। ये भी आपको नहीं करना है। जब आप किसी भी क्वाड्रिलैटरल का नाम लिखते हैं वो साइक्लिक होना चाहिए, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, जैसा क्वेश्चन में लिख कर दिया है। तो अगर तुम A यहाँ लिख दोगे तो नाम कैसा आएगा, A के बाद C। तो नाम ऐसा लिखना, BC लिखने के बाद A पॉइंट ऐसा देना कि वो साइक्लिक आए, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D। तो अगर इस क्वेश्चन के गिवन डेटा के बारे में हम बात करें तो हम लोगों को समझ में आ तो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को ये तो समझ में आ गया है कि ये एक ट्रेपेजियम है। अगर आपको रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ये तो क्लियर है। अब बचता है रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम। और अगर आपको वन साइड पैरेलल दी है, सिर्फ वन साइड अगर पैरेलल दी हुई है, तो आप मान के चलिए कि क्वेश्चन आपके ट्रेपेजियम वाला है। तो फिलहाल अभी मेरे पास जो क्वाड्रिलैटरल है ABCD, इस क्वाड्रिलैटरल ABCD में जो मेरे पास साइड BC है ये मेरी पैरेलल है किसके, मेरे साइड AD के। ये हो गया मेरा पहला गिवन। अब आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है कि इसमें जो AB है वो DC के कॉन्ग्रुएंट भी है, जो AB है वो DC के कॉन्ग्रुएंट भी है। यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाला AB और ये वाला DC आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं आप लोगों का
कि आपके पास जो साइड ए बी है, ये साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट है साइड डी सी के। अब तुम्हें थोड़ा सा याद आएगा जब मैंने तुम्हें ट्रेपेजियम का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, ठीक है, ट्रेपेजियम की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, तब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ट्रेपेजियम के बाद दो सेट्स होते हैं साइड के, एक को हम कहते हैं पैरेलल साइड्स और एक को कहते हैं नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, अगर वो इक्वल आ जाए या क्वेश्चन में इक्वल दी हों, तो उसे कहा जाता है, उस ट्रेपेजियम को कहा जाता है कि भाई तू तो एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। तो बेसिकली ये आप लोगों का एक कैसा ट्रेपेजियम हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। ये कैसा ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी नॉन पैरेलल साइड्स कैसी आई हुई हैं, नॉन पैरेलल साइड्स आपकी कैसी आई हुई हैं, आपकी इक्वल आई हुई हैं, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एंगल ए 72 डिग्री का है और आपको एंगल बी और एंगल डी ढूंढना है। तो ये एंगल ए 72 डिग्री का है और आपको ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल डी आप लोगों को ढूंढना है। तो एक और गिवन डेटा लिख देते हैं, एंगल ए इक्वल टू 72 डिग्री। इस क्वेश्चन में अब आप लोगों को जो डेटा टू फाइंड करना है वो ये है कि एंगल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंगल डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट, ओके। कैसे करेंगे? तो देखो एंगल बी को तो हम उसी सेम टेक्निक से निकालेंगे जैसा अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन को निकाला, उसी सेम टेक्निक से। क्यों मैडम उसी सेम टेक्निक से? क्यों? लाइंस आपको पैरेलल दी हैं, पैरेलल लाइंस के बीच के दोनों एंगल क्योंकि इंटीरियर होंगे, है ना। आपको बी सी और ए डी पैरेलल दिए हैं और एंगल बी और एंगल ए उन दोनों के बीच का है, राइट। तो वहाँ पे तो आप ये कंसेप्ट आराम से लगा ही सकते हो। तो वहाँ पे हमने लिखा कि हमारी जो साइड बी सी है वो पैरेलल हो गया है साइड ए डी के। ये हम लोगों को डेटा पहले से गिवन है, मैं अपनी मर्जी से उसको पैरेलल घोषित नहीं कर रही हूँ। एंड मैंने इस क्वेश्चन में ट्रांसवर्सल किसको लिया? मैंने इस क्वेश्चन में ए बी को ट्रांसवर्सल लिया क्योंकि ए एंगल मेरे पास पहले से है और बी एंगल मुझको ढूंढना है, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एंड ए बी इज़ अ ट्रांसवर्सल, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर दी। अब क्या होगा, वही कहानी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न आ जाएगा इंटीरियर एंगल, है ना, ओके। अब आपको जो जो डेटा पता है वो आप पुट करो। एंगल बी हमको नहीं पता, एंगल ए 72 डिग्री दिया है, तो एंगल ए 72 डिग्री, एंगल बी नहीं पता। बेसिक मैथ्स 72 वहाँ आ जाएगा, -72 बनेगा, साइन चेंज होगी, तो एंगल बी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 डिग्री। डन, ये आ गई एंगल बी की वैल्यू। तो दो एंगल्स हमें फाइंड करने को कहे थे, एक तो हमने निकाल दिया। अब इसमें मिस्टेक पॉइंट सुनो। अब क्या करते हैं, कई वाले बच्चे बोलते हैं कि जिस तरीके से आपने एंगल ए और एंगल बी में इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, वैसे ही आप एंगल ए और एंगल डी में इंटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट लगा दो, ऐसा उन लोगों का मानना रहता है। इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगा दो। तो देखो कैसा है, इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट तब लगता है जब आपको लाइंस पैरेलल दी हो। तो तुम बोलते हो कि मैडम दी तो है ए बी और बी सी और ए डी। भाई जिनमें आप इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगाना चाहते हो वो इंटीरियर एंगल जिस उसके बीच उसके आजू बाजू की लाइन पैरेलल दी होनी चाहिए। तो अगर आप एंगल ए और अगर आप एंगल डी पे इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगाना चाहते हो तो ए वाली लाइन यानी कि ए बी और डी वाली लाइन यानी कि सी डी, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। उन दोनों के बीच के एंगल्स हैं ना, क्योंकि वो ये दोनों आपको पैरेलल दिए हुए होने चाहिए। क्या ये दोनों आपको पैरेलल दिए हैं? तो तुम बोलोगे नहीं, ये दोनों तो हमको पैरेलल नहीं दिए। तो ऐसे केस में आप यहाँ पर इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ पे आप इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट ए और डी के लिए ट्रेपेजियम में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें क्या नहीं दी हुई हैं, पैरेलल नहीं दी हुई हैं। डन, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, नहीं लगा सकते तो नहीं लगा सकते। अब आगे क्या करें,
अब देखो जो एक बचा हुआ एंगल डी है उसको निकालने के हैं दो तरीके। तरीका नंबर 1 है, जैसा कि हमारा ये डिसाइड हो चुका है कि ये एक ट्रेपेजियम आइसोसेलेस है। बताया ना मैंने आपको, इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया था ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज़, किस ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस कहते हैं, किसको उसका मीडियन कहते हैं, और सब बताया है। तो हमें पता है कि एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के जो बेस एंगल्स होते हैं, बेस एंगल्स, बेस मतलब नीचे वाले एंगल्स, वो हमेशा होते हैं इक्वल। ठीक है, वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल, एकदम इक्वल। यानी कि नीचे वाला एंगल ए और नीचे वाला एंगल डी आप लोगों का कैसा होगा? इक्वल होगा। ये एक ट्रेपेजियम की, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी है, यानी कि एक प्रॉपर्टी है। अब तुम बोलोगे कि मैडम आपको किसने कहा कि बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, बताओ। तो एक्चुअली कैसा है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। आपकी एक्सरसाइज में या एक्सरसाइज शुरू होने से पहले ट्रेपेजियम के सेक्शन में ऐसा कहीं लिख कर नहीं दिया कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। अभी इसी सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 इस बात को प्रूव करेगा कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर हम ऐसा लिख दें कि देखो इसकी पैरेलल साइड्स हैं और इसकी नॉन पैरेलल साइड्स क्वेश्चन में इक्वल दी हैं, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा, तो देयरफॉर बेस के बेस एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल ए भी 72 डिग्री आएगा और एंगल डी भी डायरेक्टली 72 डिग्री आ जाएगा। परंतु एक्सरसाइज शुरू होने से पहले आपको अलग से आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की ये प्रॉपर्टी कहीं लिख कर नहीं दी गई है, तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपके टीचर्स को अलग से यूज़ ना करवा रहे हो। आपको पूरी प्रॉपर तरीके से स्टेप्स लिखनी है, स्टेप्स के वाया आपको कैलकुलेट करके दिखाना है कि एंगल डी कितना है। बट अगर मान लेते हैं कल को किसी ने ओरल क्वेश्चन पूछ लिया या कभी 1 मार्क का कोई MCQ आ गया था, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बिना सोचे समझे डायरेक्टली अपने मुंह से मुंह फूट देना कि अच्छा मैडम ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इसके बेस एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये एंगल 72 डिग्री का होगा। बट राइट नाउ अभी अपन को इसको प्रूव करना पड़ेगा प्रॉपर स्टेप्स के साथ। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है। चलो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये जो ऊपर वाला B पॉइंट है, यहाँ से हमको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है नीचे, तो यहाँ पर 90 डिग्री बना। ये जो C पॉइंट है, इससे हमको नीचे की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना, सच दैट कि लेफ्ट एंड राइट 2 ट्रायंगल्स क्रिएट हुए। अभी मेरा पूरा एम यही है कि जो लेफ्ट और राइट 2 ट्रायंगल्स क्रिएट हुए हैं, मुझे वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट चाहिए। आप कैसे भी करो उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो पहले तो मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, लेट इसको P पॉइंट, लेट से इसको Q पॉइंट। कंस्ट्रक्शन है क्योंकि इस क्वेश्चन का, और हमें इस कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो टू फाइंड शुरू होने से पहले ही हमको ये कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? आपका जो BP है, ड्रॉ BP परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू AD, ठीक है, एंड उसके बाद ड्रॉ आपका CQ परपेंडिकुलर टू AD, ये इस तरीके से, ठीक है। अब जो 2 ट्रायंगल क्रिएट हुए, कौन से हुए वो 2 ट्रायंगल क्रिएट? एक हुआ ये वाला ट्रायंगल, ये जो आपको दिख रहा है, राइट, अच्छा, और एक हुआ आपका ये वाला ट्रायंगल क्रिएट जो आपको राइट साइड दिख रहा है। अब आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। वो हमने बहुत किया है ट्रायंगल चैप्टर में, फटफट कर दो। एक ट्रायंगल है ABP और दूसरा ट्रायंगल है CQD, तो आ जाएगा इन ट्रायंगल ABP एंड दूसरा ट्रायंगल आ जाएगा आपका CQD। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप ढूंढो कि क्या क्या चीज़ हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। पहला तो मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरा जो AB है वो मेरे CD के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि वो क्वेश्चन में पहले से दिया है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेग AB
कॉन्ग्रुएंट टू आपका सेक सी डी। इसका रीज़न हम लोग दे देंगे गिवन। इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल P है जो 90 डिग्री का है रॉबी, और एक एंगल Q है जो 90 डिग्री का है। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। अच्छा, एंगल P इक्वल टू यानी कि कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, ये दोनों ही एंगल क्योंकि 90 डिग्री के हैं इसीलिए। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे कोई ऐसी तीसरी चीज़ चाहिए जो क्या हो, इक्वल हो। अब वो एक एंगल भी हो सकती है, वो एक साइड भी हो सकती है, बट ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है कि इसमें कुछ और भी इक्वल है या कुछ और इक्वल नहीं है, ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, वो ध्यान रखोगे, आगे फ्यूचर में भी इसका काम पड़ सकता है तुमको। अगर आपके पास कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर आप दो पैरेलल लाइंस के बीच में अलग अलग 90 डिग्रीज क्रिएट करते हो, परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉप करते हो, तो सारे के सारे परपेंडिकुलर जो होंगे, ठीक है, वो इक्वल लेंथ के रहेंगे। तो BC और AD तुमको पैरेलल दिया है क्वेश्चन में, और तुमने उन दोनों पैरेलल वालों के बीच में BP और CQ नामक दो परपेंडिकुलर बनाए, तो दोनों ही परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस के बीच के इक्वल लेंथ के होंगे। ये एक प्रॉपर्टी है, कॉमन सेंस है, सो है, यानी कि वो BP और वो CQ क्या होगा, आपका इक्वल होगा। ठीक है, वो BP और वो CQ आपका क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ हमें लिख देंगे कि सेक BP कॉन्ग्रुएंट टू आप लोगों का सेक CQ, और इसका रीज़न लिखेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, आपने जो पैरेलल लाइंस ली हैं उन पैरेलल लाइंस के बीच का ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मतलब अगर 90 ड्रॉप किए हो तो इक्वल होता है। तो बस हो गया आपका ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। अब अगर किसी को पूछा कि कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, तो ये मत बक देना कि SAS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। डायग्राम में जाके देखो कि वो कौन सा टेस्ट है। तो अगर डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो ये RHS टेस्ट है, ये SAS नहीं है। नहीं तो कई भूत आत्माओं को ऐसा लगता है ना, दो साइड और एक एंगल मतलब SAS टेस्ट, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर में वैसे ये सारी चीज़ें सिखाए हैं, बट क्या भरोसा, भूल गए हो। अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तुम CACT CSCT जो तुम्हें पसंद है, जिसके रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, जो फाइंड आउट करना है वो लगा लो। तो क्वेश्चन में तो हमें एंगल फाइंड करना है। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि एंगल B और एंगल D भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, और इसका रीज़न देंगे CACT। अब एंगल B आपको पहले से कितना डिग्री का दिया है, 72 डिग्री का दिया है पहले से, है ना। क्वेश्चन के डेटा में पहले से कितना दिया है भाई, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, हाँ एक मिनट, अच्छा एंगल A है क्या, सॉरी, एंगल A आपको पहले से कितना दिया हुआ है, 72 डिग्री का, राइट। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि अच्छा आपका एंगल D ये भी कितना आ जाएगा, 72 डिग्री का। और यही तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड भी करना था। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि वो दोनों बेस एंगल इक्वल आएंगे ही आएंगे डायरेक्ट, क्योंकि प्रॉपर्टी है। अगर ट्रेपेजियम आइसोसेलेस है तो उसके नीचे वाले दोनों बेस एंगल इक्वल आएंगे। बट कैसा है, एक्सरसाइज शुरू होने से पहले टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई प्रॉपर्टी नाम से इसको लिखा नहीं है, इसीलिए पूरी स्टेप्स मैंने दिखाई। बट अगर कल को 1 मार्क का MCQ आ जाए कि ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ये नीचे का एक एंगल दिया है, बाजू वाला एक एंगल निकालो, तो ओरली जवाब दे देना, इतना आएगा। कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, राइट। बट अगर आपको 2 to 3 मार्क्स के लिए आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अब कोई भी ट्रेपेजियम चीख के ये नहीं बोलेगा मैं आइसोसेलेस हूँ, आइसोसेलेस हूँ, मेरे को देखो। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कैसे पहचानोगे, आपको ट्रेपेजियम की एक पेयर, साइड का एक पेयर तो पैरेलल दिया होता ही होता है, तभी तो ट्रेपेजियम कहलाएगा। बट बचे हुए 2 पेयर्स अगर इक्वल दे दे तो वो आइसोसेलेस कहलाएगा। जैसे जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें भी देखो एक पेयर साइड का पैरेलल दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक पेयर साइड का पैरेलल दिया है। बट क्वेश्चन नंबर 1 में जो बचा हुआ 2 पेयर है उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा,
तो वो नॉर्मल ट्रेपेजियम है। बट क्वेश्चन नंबर 2 में उन बचे हुए 2 पेयर्स के बारे में बोला गया कि देखो यार ये लोग तो कैसे हैं, ये लोग आपस में इक्वल हैं, तो देयरफॉर वो एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो फिलहाल इसी के साथ हम यहाँ पर ये वाला डिस्कशन रोकते हैं। इसके आगे की क्लास में 5.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, हम उसको कंटिन्यू करेंगे।